तो हम लोग देखे कि वेव पैकेट का वेलोसिटी और पार्टिकल का वेलोसिटी दोनों सेम हो रहा है। तो हम लोग कन्विंस हो गए कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाय ए सिंगल वेव ट्रेन ऑफ मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, वी शुड रिप्रेजेंट इट बाय ए वेव पैकेट। वेव पैकेट के रूप में उसको लेने से दो फायदा हुआ। पहला तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी सेम हो गया। ग्रुप वेलोसिटी जिसमें ये जो था आपका वेलोसिटी पैराडॉक्स वो रिमूव हो गया। और सेकेंड में दूसरा जो फायदा इसमें आया वो है कि डीलोकलाइजेशन प्रॉब्लम जो था अभी, क्योंकि वेव पैकेट का साइज छोटा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज कर सका कुछ हद तक। फिर भी उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन, because wave packet always has a spreading, so electron can be anywhere within the wave packet। तो यही बात को पहले दिखाई दिया किसको, हाइजेनबर्ग को। तो हाइजेनबर्ग इसी चीज को, यहाँ पे हम लोग हाइजेनबर्ग अब तक ये नोट नहीं है, ये नोट सिर्फ वेव पैकेट का फॉर्मेशन तक है। और आज हम हाइजेनबर्ग का जो नोट है उसको अपलोड करेंगे, उसको देखना। मैं यहाँ पे जो नोट को अपलोड करूँ तो शेयर कर रहा हूँ, रुको थोड़ा। जस्ट 1 मिनट, क्या हुआ अभी। क्वांटम मैकेनिक्स ये वाला है। ये जो नोट में प्रेजेंट कर रहा हूँ ये हम बनाए हैं, इसको भी आप लोगों को हम शेयर कर देंगे, आज ही शेयर कर देंगे। शेयरिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये यहाँ तक तो नोट भी उसका दिया गया है। अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में तो हम कल बोल रहे थे, अगर इसमें कोई किसी का डाउट है कल तक जो पढ़ाया गया है तो आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि लॉन्गकुशियन की फॉर्म में मिड सेम में आ सकता है वो पढ़ाएंगे। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है अगर पढ़े हो तो? नहीं तो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखे। इस एक को बोले पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि है पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कभी भी h+2 से नीचे नहीं हो सकता। और दूसरा है टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो बोलता है कि अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये दोनों का प्रोडक्ट कभी भी h+2 से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, नोट हम आज अपलोड कर देंगे, इसलिए उसमें कोई पैनिक वाला होने वाला नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ये एप्लीकेशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इसके साथ कुछ दो एप्लीकेशन ज्यादा हम भी देंगे आप लोगों को नोट में, उसको आप पॉन्डर करना कि जैसे एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी का अनसर्टेनिटी या एनर्जी का अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट होगा। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये ऐसा आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन
Heisenberg uncertainty principle, and using it prove that electron cannot reside inside the nucleus. What we call as non-existence of electron in the nucleus. Let us see how this proof can be done. This is not a very, in fact, big task, very easy to prove, and marks also can be achieved very well. आई होप अगले वीक में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को खत्म कर सकते हैं। शायद सिलेबस आपका मिड सेम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पूरा रहेगा। ओके, नाउ how I can prove that electron cannot reside inside the nucleus? मार्क, हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल रूप में एक पॉइंट के अंदर समझे और एक वेव पैकेट के रूप में ये लोकलाइज्ड रीजन हुआ जिसके अंदर वेव इफेक्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग वेव पैकेट के रूप में देखते हैं तो उस वेव पैकेट का एक स्प्रेडिंग होता है और यही होता है पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. So this is the uncertainty in position of the electron that is equal to the size of the wave packet. Now think of a nuclei. Suppose this is a nuclei, and assume an electron is there inside the nuclei. If you assume an electron exists inside the nuclei, that means the wave packet size must not be greater than the size of the nuclei. अगर आप मानते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अंदर रहना चाहिए तो ये तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला वेव पैकेट कभी भी न्यूक्लियाई का साइज से बड़ा होगा। तो जरूर सबसे बड़ा वेव पैकेट जो हो सकता है वो न्यूक्लियाई साइज का होगा। तो न्यूक्लियाई साइज जो है डायमीटर, जिसका वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये जो डायमीटर है ना, this diameter of the nuclei is of the order of 5 into 10 to the power minus 15 meter, जो कि 5 into 10 to the power 5 फर्मी बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो यही अगर आप सोचते हो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला वेव पैकेट इन इट्स वेव मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ा इतना साइज का हो सकता है। इससे बड़ा कैसे होगा? इससे बड़ा होगा तो फिर वो न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा। So this is the uncertainty in the position of the electron. Now Heisenberg uncertainty principle says that uncertainty in position into uncertainty in momentum is greater than equal to h cross by 2. तो मिनिमम लेते हैं इक्वल्स टू, या आप बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी। तो फिर मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 डेल्टा x। You put the values of h cross, put the values of delta x to be this, then what you will get, you know, this will be approximately 2 into a 1.1 into 10 to the power minus 20 kg meter per second. So what is it means is, if the electron is residing inside the nucleus, the maximum uncertainty in its position can have this value. Then the maximum uncertainty of the momentum can have this value. This is uncertainty in momentum. This is uncertainty in momentum. Now,
इसी एक छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं। मैं आपको एक रूम का लेंथ मापने के लिए बोलूंगा। आप मेजर किए रूम का लेंथ और बोले कि सर रूम का लेंथ 40 फीट है। फिर मैं पूछूंगा क्या आप 100% एक्यूरेटली मेजर किए हो? आप बोलोगे सर ये तो नहीं बोल सकते। 40 फीट का मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जो एरर 40 फीट का मेजरमेंट में है वो एरर का वैल्यू 40 फीट से ज्यादा होगा। जिस डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हो वो डिस्टेंस मेजरमेंट में एरर का वैल्यू डिस्टेंस का वैल्यू से कैसे ज्यादा होगा? तो फिर आपको मेजर नहीं करना चाहिए, आपको मेजरमेंट आता ही नहीं है। इसी तरह अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इतना है जो ये एरर जैसा मेजरमेंट है, तो फिर मोमेंटम का जो मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए वो कम से कम डेल्टा पी से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा पी। सो पी मिनिमम शुड बी इक्वल टू 1.1 into 10 to the power minus 20 kg meter per second। अनसर्टेनिटी मोमेंटम में जितना है वो कभी भी मोमेंटम का एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी लॉजिक के अनुसार मोमेंटम का जो मिनिमम पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन का, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो इतना होना चाहिए। अगर मोमेंटम का वैल्यू इतना है तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? यू नो, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली इज ट्रीटेड एज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। So to calculate its kinetic energy, you have to use the expression K is equal to P square C square plus M0 square C4 का root over. Now, if you want kinetic energy minimum, that means you have to take momentum minimum. You know the rest mass of the electron. ये सब कैलकुलेट करो और ये कैलकुलेट करने के बाद जो मिलेगा वो ग्रेटर देन 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो व्हाट इट मींस? इट मींस दैट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो कि प्रैक्टिकली दिस माइनस m0 है, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका एनर्जी 4 से 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर परमानेंटली रहना है तो उसका एनर्जी कम से कम 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए या इससे ऊपर। जबकि न्यूक्लियस से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, whenever electrons are emitted from the nucleus in any radioactivity or nuclear phenomena, it is seen that their energy is within 4 to 5 million electron volt। 4 to 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर परमानेंटली नहीं रह सकता, क्योंकि परमानेंटली रहने के लिए उसको 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज्यादा चाहिए। फिर आप पूछोगे अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकला कैसे? रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना में वो होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा किसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, इट टेक्स बर्थ। Once it takes birth, it cannot reside inside the nucleus, that's why it comes out। What I mean to say that इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर परमानेंटली नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पैदा नहीं हो सकता, पैदा होगा, और जब भी पैदा होगा इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास उतना एनर्जी नहीं है जो एनर्जी रहने से वो न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है। So what we are arguing here of using Heisenberg uncertainty principle is that electron cannot reside permanently inside the nucleus।
So electron cannot exist permanently inside the nucleus. Would you understand this? Would you understand what I Yes, sir. explained, or you have some doubt to ask? Any question on this? Yes. आप लोग मेरे को सुन रहे हो या नहीं? सर सुन रहे हैं Yes, sir. सर। Yes, कोई sir. समझ में आया या नहीं ये बात? ये बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सर। Yes, sir. समझ में आया. Yes, sir. वेरी गुड। ओके, नाउ आपके जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है एग्जाम में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्म है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 वेयर h इज इक्वल टू h क्रॉस इज इक्वल टू h बाय 2 पाई. So what will be delta p then? Momentum uncertainty will be equal to h cross by 2 delta h, or you can write h by 4 pi into delta h. So अगर आपको डेल्टा x दिया गया है, पोजीशन अनसर्टेनिटी दिया गया है, तो आप आराम से मोमेंटम अनसर्टेनिटी निकाल लोगे. लेकिन कभी कभार वो मोमेंटम अनसर्टेनिटी बनता नहीं है, वो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी बनता है. तो डेल्टा p कैन बी इक्वल टू डेल्टा v. Put it here that delta v is equal to h by 4 pi m delta x. So if uncertainty in velocity is asked, you can easily calculate provided you know the uncertainty in position as well as uncertainty. तो तुमको uncertainty in kinetic energy मांगा. How to do that? You know kinetic energy is equal to p square by 2m. Then taking the derivative of both sides with respect to p, kinetic energy with respect to p, this is 2p by 2m, which is equal to p by m. Now this is the uncertainty in kinetic energy. So uncertainty in kinetic energy is equal to p by m into uncertainty in momentum. Now if you are giving the uncertainty in position, you can easily calculate the uncertainty in momentum and then put the value. But for that reason, you should know the momentum also. Sometimes instead of momentum, velocity is given. Or you can write this as v into m into delta v. Then dv is the uncertainty in velocity. So this is how you can work out the problems. Wherever the kinetic energy uncertainty, momentum uncertainty, velocity uncertainty. कभी कभार वेलोसिटी अनसर्टेनिटी वो परसेंटेज में मापता है. It asks what is the percentage uncertainty in velocity. In that case, percentage uncertainty is delta v by d into 100. So इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा. So जो भी पूछा है उसी के हिसाब से वो डाटा दिया होगा. अगर वो बोलता है कि मोमेंटम का परसेंटेज अनसर्टेनिटी इतना है तो वेलोसिटी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना होगा, देन यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. या पोजीशन का अनसर्टेनिटी परसेंटेज इतना है तो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी पोजीशन कितना होगा. सो दिस ऑल यू हैव टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू वर्क आउट. सेकंड फार्मूला जो आता है वो आता है सेकंड इक्वेशन के बेसिस पे. जैसे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2. आपको क्या करेगा, वो डेल्टा टी दे देगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम दे देगा और पूछेगा डेल्टा ई कितना है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी. तो ये डायरेक्टली यहां से हो गया. लेकिन अगर अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी पूछा तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ यू नो ई इज इक्वल टू hf. So delta E is equal to h into delta f. Then automatically यहाँ पे अगर delta f आपको चाहिए तो delta f is equal to h cross by 2 into 1 by f into h into delta f. ये है ना delta t.
So इसी तरह you may be asked, you see here if you put h by 4 pi, 2 pi this is 4, h cancels out. So to calculate the uncertainty in frequency, you need not have to calculate the h value. You need not have to put the h value. It is getting cancelled. Few examples on that basis I have provided. I will provide all these. You can mark here question number 3. The lifetime of an excited state is this. It comes out with a ground state by emitting a photon of wavelength. Kitna? Find the energy uncertainty, wavelength uncertainty. So energy uncertainty will be calculated if you know the position and time uncertainty. यहाँ पे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी को एच क्रॉस लिया गया है, एच क्रॉस बाई 2 ले लिया गया, लेकिन आप चाहे एच क्रॉस बाई 2 लो, चाहे एच क्रॉस लो या चाहे एच भी लो, उसमें ज्यादा कुछ मार्क नहीं कटेगा। अरे आज क्लास रही गला तू बाहरी के अछु मु जदी जीबी ताले मते 15 मिनिट 20 मिनिट लागिवो ने बुक करी पारछु ना नले मु पळेबी अब पळे आइ दिके नहीं क्लास रही गला ना 12 रे उठे आ देख न आज पहले मते कहबू मोर क्लास ता सरीबो मु जेई गानी छिला। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Here there are few assignments that I will also upload here. ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, state and explain Heisenberg uncertainty principle in different forms using uncertainty principle so that an electron cannot exist inside the nucleus. उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड है, ये सब एक्चुअली इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। So if you have any question related to Heisenberg uncertainty principle, you can ask me. You understood what is Heisenberg uncertainty principle and how to use uncertainty principle to get or evaluate numericals? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Then comes everything तो हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन को एक वेव के रूप में या प्रोटॉन को, एटम को, न्यूक्लियाई को, मॉलिक्यूल को एक वेव के रूप में देखना था, वो हो गया। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक मोनोक्रोमेटिक वेव के रूप में सोचे, इसमें दो प्रॉब्लम हुआ, एक डिलोकलाइजेशन, एक वेलोसिटी पैराडॉक्स। उसको रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव पैकेट के रूप में समझे, तो देखे कि पैकेट का वेलोसिटी जितना है, जिसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी, तो वो प्रॉब्लम भी ओवरकम हो गया। उसके बाद देखे कि अगर इलेक्ट्रॉन को पैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी आ रहा है, तो वहां से फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। तो काफी सारे चीज जो प्रॉब्लम के रूप में हमारा आहिस्ता आहिस्ता क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल को वेव के रूप में रिप्रेजेंट करने के टाइम में आ रहा था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम होने लगा। लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम है, क्या? कोई भी वेव में एक क्वांटिटी होता है जो कि स्पेस एंड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहता है। इन एनी वेव देयर इज ए क्वांटिटी, क्योंकि आप वेव का डेफिनेशन को याद करो, wave is a kind of oscillating disturbance that spreads over a region of space within which there exists a quantity which oscillates with respect to space and time। तो इसका मतलब कोई भी वेव की केस में एक क्वांटिटी होता है जो स्पेस के साथ और टाइम के साथ ऑसिलेट करता है। तो फिर यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन है वो क्वांटिटी जो स्पेस एंड टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है? इसके ऊपर लोगों ने काफी सोचे कि कौन हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पेस एंड टाइम के साथ ऑसिलेट करते हैं। वाटर वेव की केस में डिस्प्लेसमेंट स्पेस एंड टाइम के साथ ऑसिलेट करता है। साउंड वेव की केस में डिस्प्लेसमेंट हो या प्रेशर हो, वो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर किया जा सकता है, इनको सेंस किया जा सकता है।
चाहे प्रेशर बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो फिर इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग वेव के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं, उसमें कौन सा क्वांटिटी है जो ऑसिलेट कर रहा है। तो तरह तरह की सजेशन उसी टाइम में आया। ये हम जो बोले हैं ना, ये 1923-24 से शुरू करके 1930 तक का बात है। लेकिन कुछ भी अप्रोच लिया जाए इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका वेव फंक्शन को देखने के लिए, कोई भी अप्रोच सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दिया। मतलब जैसे साउंड वेव की केस में प्रेशर ऑसिलेट करता है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको तुम लोग सेंस कर पाते हो, इसलिए इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पेस एंड टाइम के साथ ऑसिलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को तुम लोग सेंस कर पाओगे, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनको भी फिजिकल सिग्निफिकेंस उनका है। इसी तरह क्या मैटर वेव की केस में कोई वेव फंक्शन है जो ऑसिलेट करता है स्पेस एंड टाइम के साथ, और उसको हम लोग सेंस कर पाएंगे, वो भी कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को। बहुत सोच के बाद, बहुत डिबेट एंड सेमिनार के बाद फाइनली ये एक्सेप्ट किया गया कि मैटर वेव की केस में जो वेव फंक्शन ऑसिलेट करता है स्पेस एंड टाइम के साथ, वो एक प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी है। उसको, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, और उसको आप डायरेक्टली कभी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या कोई भी पार्टिकल के लिए उसका वेव फंक्शन को आप डायरेक्टली मेजर ही नहीं कर सकते। ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसको आप सेंस ही नहीं कर सकते, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप उसको मेजर करोगे। आप खाली उस चीज को मेजर कर सकते हैं जिसको आप सेंस कर पाते हो। ये तो सेंसेबल नहीं है, तो फिर इसको मेजर करोगे कैसे। जब ये एक्सेप्ट किया गया फाइनली कि वेव फंक्शन इन केस ऑफ मैटर वेव has no physical significance and a purely mathematical quantity, तब लोगों ने पूछे इलेक्ट्रॉन तो सेंसेबल है, इलेक्ट्रॉन तो फिजिकल है, वेव की फॉर्म में जो क्वांटिटी उसमें ऑसिलेट कर रहा है वो लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो मैथमेटिकल क्वांटिटी है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, ये सब तो सेंसेबल है, ये तो मेजर किया जा सकता है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और वही सब चीज वो है जिनके ऊपर हमारा इंटरेस्ट है। हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये सब चाहिए। इसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक वेव की फॉर्म में एक मैथमेटिकल क्वांटिटी का ऑसिलेशन स्पेस एंड टाइम के साथ दिखाने की कोशिश करोगे, तो फिर ये सब इलेक्ट्रॉन का निकलेगा कैसे। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। और ये भी हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हाउ कैन दिस मैथमेटिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द होल इलेक्ट्रॉन, what it means actually, how to get this if it is not having any physical significance। तो आप तो उसको इंस्ट्रूमेंट में मेजर नहीं कर सकते, फिर इसको मिलेगा कैसे किसी प्रॉब्लम में। ये सब प्रॉब्लम कैसे स्लोली एंड स्लोली एड्रेस हुआ, वही चीज हम बताने जा रहे हैं। मार्क्स बॉर्न आया, वो बोला कि जबकि ये वेव क्वांटिटी, वेव फंक्शन जो है मैटर वेव का, वो एक प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसका मोड का स्क्वायर कोई भी पॉइंट में, कोई भी टाइम का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। ये क्या है, देखो, एक इलेक्ट्रॉन को आप एक वॉल्यूम के अंदर रिप्रेजेंट किए, जिस वॉल्यूम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन वेव फैला हुआ है, वेव पैकेट फैला हुआ है, तो आपको किसी ने पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, आप बोलोगे इसी वॉल्यूम के अंदर है। आप तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ना यहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन हम जब मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट लेके इलेक्ट्रॉन का पोजीशन,
सो इलेक्ट्रॉन को कहाँ मिलेगा हमको? आप तो बोल रहे हो वेब फॉर्म में ये रीजन को स्प्रेड करके है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट लेके अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को डिटेक्ट करने की कोशिश करूं तो कहाँ मिलेगा? मार्क्स बोन बोला कि आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को प्रोबेबिलिटी के साथ निकाल सकते हो। आप 100% नहीं बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जैक्टली है या यहाँ एग्जैक्टली है। वेव फंक्शन ये पूरा रीजन में नॉन जीरो है, यहाँ भी 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 नॉन जीरो है। तो कोई भी पॉइंट में साई का वैल्यू जितना है, जिस इंस्टेंट में देख रहे हो उस इंस्टेंट में उसका मॉड स्क्वायर निकाल दो, तो उस पॉइंट को सेंटर करके अगर यूनिट वॉल्यूम बनाया जाए, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को मिलने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी है। सो मॉड साई xt स्क्वायर गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। जिस पॉइंट में साई का वैल्यू पता है, जिस इंस्टेंट में, उसी पॉइंट का साई का मॉड स्क्वायर ले लो, उस पॉइंट को सेंटर करके जो यूनिट वॉल्यूम बनेगा, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को पाने का जो प्रोबेबिलिटी, आप अगर इंस्ट्रूमेंट लेके वहां पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हो उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो उस इलेक्ट्रॉन को पाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो इतना होगा। इसीलिए इसी को बोला गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को यूनिट वॉल्यूम के अंदर नहीं ढूंढ के पूरा वॉल्यूम के अंदर ढूंढे तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रेशन होगा पूरा स्पेस के ऊपर। कौन सा स्पेस? जिस स्पेस के ऊपर वेव फंक्शन फैला हुआ है। सोचो वेव फंक्शन फैला हुआ है एक्स से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा वो एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक होगा। लेकिन एक्स के बाहर साई जीरो है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बाद साई जीरो है, इसीलिए ये इंटीग्रेशन को अगर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख देते हैं तो भी कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। So this is what the total probability of getting the electron in the whole space. Either you can say in the whole wave packet or you can say in the whole space. And you know from the mathematics of probability that the total probability with 100% efficient certainty is always 1. Because you see, when you are searching the electron all over the space, electron is existing. You may say that in this region electron exists with 10% probability, in this region electron exists with 20% probability, but if you search it over the whole space, at any one instant you want to know the total probability of the whole space, electron somewhere exists, so it must be equal to 1. 1 is the maximum probability. This is so interesting. What it constraint? ये क्या दिया? इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी वेव फंक्शन बना रहे हो, निकाल रहे हो, वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा अगर उसका मॉड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 के साथ सेम होगा। मतलब इंटीग्रेशन उस वेव फंक्शन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए और उस इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 होना चाहिए। स्क्वायर का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसी चीज को बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल। Whenever you say the wave function is square integrable, that means you say that psi mod square exists and gives you a finite value. और वो psi mod square क्योंकि probability density है, इसका integration over the whole space is equal to 1, क्योंकि उसका mod square का integration 1 होना चाहिए, इसलिए बोला जाता है कि wave function should be normalized. So when you tell normalized, practically you mean that the integration of mod psi square over the whole space must be equal to 1. In fact, the integration is taken over the volume of the wave packet, because it is that volume only where the electron may exist.
Outside of that psi is zero, so outside of that electron should not exist and must not exist. Could you understand the normalization condition for the wave function? What we mean by square integrable wave function and what we mean by normalized wave function. Normalized wave function means the wave function mod square integrated over the whole space must be equal to 1. Square integrable means the wave function should be such that its mod square must exist. Its mod square integration must exist. Is it clear? Yes, sir. ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक आप लोग इलेक्ट्रॉन वेव के लिए एक तरह का वेव फंक्शन को भी सोच लिए और आप देखें कि इसका डायरेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, वो एक प्योरली मैथमेटिकल क्वांटिटी है। तो फिर इसके साथ और एक सवाल जुड़ गया, अगर एक वेव फंक्शन मैथमेटिकल क्वांटिटी है मैटर वेव के लिए और उसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, तो फिर कोई भी मैटर वेव के लिए वो निकलेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल सोचो एक प्रोटॉन जा रहा है और वेव पैकेट के रूप में वो इतना रीजन को स्प्रेड करके है, तो हमको किसी भी पॉइंट में वेव फंक्शन का वैल्यू क्या है वो निकालना है। The expression for the wave function representing a material particle in its wave manifestation that we have to determine. Being a mathematical quantity, we cannot determine it through direct observation or using instruments. Then what we have to do? Obviously, being a mathematical quantity, non-measurable quantity, we have to follow a mathematical procedure for it. एक मैथमेटिकल रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई मेजरमेंट करके हम वो फंक्शन को निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे आ गया स्क्रोडिंजर। स्क्रोडिंजर बोला कि मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देता हूं जिसका सॉल्यूशन किसी भी सिचुएशन में आपको उस पार्टिकल के लिए अप्रोप्रिएट वेव फंक्शन दे देगा। सोचो एक इलेक्ट्रॉन को आप एक मेटल के अंदर रखे हो, मेटल के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में मूव कर रहा है, आप चाहते हो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन क्या होगा वेव मैनिफेस्टेशन में निकालने के लिए। स्क्रोडिंजर बोला मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, उसको सॉल्व करो, उस सिचुएशन के लिए विथ अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन। सोचो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ ऑर्बिट में, आप उसके लिए वेव फंक्शन निकालना चाहते हो। स्क्रोडिंजर बोला उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो with appropriate conditions imposed, solve it with boundary conditions, whatever solution you will get that will represent the wave function for that electron in that situation. तो स्क्रोडिंजर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया 1925-26 में, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बिलीव नहीं करोगे, हर केस में हर जगह पे अगर मोशन नॉन रिलेटिविस्टिक है, पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है, तो हर जगह पे हर केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेव फंक्शन निकालने में हेल्प किया। That was the most interesting thing and it worked, working till now also, अभी तक वो काम कर रहा है। That is the validity and utility of Schrodinger equation. So how actually Schrodinger इस इक्वेशन को जिस लॉजिक से डिराइव किया था वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, लेकिन तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन काम कर रहा है हर जगह पे। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन को डिराइव करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज हमको याद रखना है कि जो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, वो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन
उसको हम लोग प्रिफरेबली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखेंगे। क्यों? हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे क्यों हम लोग वेव फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव पैकेट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेव पैकेट बनता है जब कई सारे वेव्स सुपरपोज करते हैं, और ये सुपरपोजिशन मैथमेटिकली इजियर हो जाता है प्रोवाइडेड वी रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन बाय ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। दिस वाज द मोटो, but later on many other benefits they came out. So henceforth always we shall be representing the wave function by a complex function, and then जो psi ht का mod स्क्वायर है इसको हम लोग लिखेंगे वेव फंक्शन इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्योंकि आप जानते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मॉड स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के साथ उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का प्रोडक्ट के बाद मिल जाता है। सो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, कैसे डिराइव हुआ, और कुछ सिचुएशन में एक्चुअली उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोगों को अप्रोप्रिएट वेव फंक्शन दे देता है, और एक बार वेव फंक्शन मिल गया तो वहां से कैसे मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, ये सब चीज निकलेगा। ये सब चीज हम लोग कमिंग क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं, which is the formulation of quantum mechanics. Is it clear? Yes, sir. तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना और समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.